बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप उठ चुके होंगे, अपने दिन का आगाज कर चुके होंगे और चलें उठे उठे बाहर जाएं, जरा आसमान की जानिब देखिए। क्लियर स्काई आपको नजर आएगा। आज सिर्फ 450 है। 450 गनीमत समझ रहे हैं हम। AQI इंडेक्स और स्मॉग की बात कर रहे हैं, जहां पिछले हफ्ते हजारों को टच कर रहे थे। 1000, 2000, 1500। रोज उठो कोई ना कोई नई मुसीबत। आसमान पर सूरज दिखाई नहीं दे रहा था, आंख मचोली जा रही थी, लेकिन आज आपको दिखाई देगा चमकता हुआ सूरज। और इस हफ्ते का आगाज तो बहुत अच्छा हुआ है। और भी अच्छा नहीं है। आप बिल्कुल ऐसी वाली खबरें ना फैलाएं, सब लोग फिर बाहर निकल जाएंगे और दोबारा से वही सिचुएशन पड़ जाएगी। अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 449 है। कल का दिन अलबत्ता जरूर बेहतर रहा है और काफी आप लोगों ने एंजॉय भी किया। सनी वेदर था और बड़े कह लें कि महीने बाद ही लाहौरियों ने सूरज की शक्ल देखी, उसकी किरणें जो है महसूस की। स्कूलों में अभी भी छुट्टियां हैं, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र दी गई हैं जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी जानिब से। पंजाब डिवीज़न में ख़ास तौर पर स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 24 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं, ताकि आप लोग ज़रा ख्याल कीजिए, घरों में रहें। जो लॉकडाउन एक किस्म का स्मार्ट लॉकडाउन यानी से कहेंगे कि जो एक टाइम के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। होटल्स भी 4 बजे के बाद बंद है। जो हुकूमत को कह रहे हैं, उनके इकदाम को कह रहे हैं कि हाँ इनकी वजह से ऐसा हुआ है। कुछ इकदाम जो लॉकडाउन के लगाए गए हैं, स्कूल बंद किए गए थे और रिस्ट्रिक्ट किया था, खासतौर पर रेस्टोरेंट, वर्क फ्रॉम होम किया गया था। रेस्टोरेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया, 4 बजे उनको बंद करने का कहा गया। 8 बजे तक डिलीवरी के लिए जो लोग आते थे वो खुद ले सकते हैं और उसके बाद फिर घरों को डिलीवरी जारी थी। लेकिन फिर भी क्या ये हुकूमती इकदाम की वजह से हुआ है या कुदरती तौर पर ऐसा हुआ है, अभी आगे चलकर पता चलेगा। क्योंकि कुदरती तौर पर ही हुआ है, क्योंकि जुगाड़ सिस्टम हर जगह पे चल रहा था जनाब। लाइट्स ऑफ थी बहुत सारी जगहों की। हम लोग भी तो खुद से बाज नहीं आते ना, एज इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते। लोगों ने बंद किया हुआ था सब कुछ, लेकिन फिर भी अंदर से सारा काम चल रहा था। लोग बैठे भी हुए थे और अपनी चीजें भी ले रहे थे। लॉकडाउन जब लगा हुआ है 4 बजे तक का, तो खुदारा उस पर अमल करें। आपकी और हमारी सबकी बेहतरी के लिए लगाया गया है। और बहुत सारी मेरे घर के रास्ते में जब मैं ऑफिस आ रही होती हूँ तो कंस्ट्रक्शन साइट्स है, कुछ गवर्नमेंट की भी है, वहां पर भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो अभी तक चल रहा है। अगर रोकना है तो सबको रोकें, जो गवर्नमेंट के काम चल रहे हैं वो भी रोके जाएं और जो प्राइवेट लोग अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको भी थोड़ा सा रोका जाए, डिले दिया जाए, ताकि सूरत हाल मजीद बेहतर हो जाए। जनाब स्मॉग पर हम बात करते रहेंगे, कहीं और भी जरा मायूसी के बादल है जो छट नहीं रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तानी टीम को व्हाइट वॉश का खतरा है और उससे बचने का चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा टेस्ट जो कि आज होबार्ट में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर चुकी है और दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने शाहीनों को 13 रन से हराया है। बहुत क्लोज मार्जिन था और हम समझते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने अच्छा जो है एक कमबैक किया था और कोशिश की थी कि वो मैच काबू कर ले, लेकिन अफसोस कि वो काबू में ना आ सका। खेल है, हार जीत इसका हिस्सा है, कोशिश अपनी जारी रहनी चाहिए और आज भी वो कोशिश होनी चाहिए। आपको उसी मैच का हवाल बताएं। दूसरे मैच में कौमी टीम में 148 रन के हदफ के जवाब में 134 रन पर ढेर हो गई थी और उस्मान खान की 38 गेंदों पर 52 रन की इनिंग्स भी किसी काम नहीं आ सकी थी। चलें जी, देखते हैं क्या होता है। मैं तो इस पे कोई कमेंट नहीं फिलहाल करी, मेरा बड़ा दिल टूटा हुआ है जनाब। अब बात कर लें जरा ICC चैंपियंस ट्रॉफी की, तो उसकी तकरीबन रुनमाई हो चुकी है और फैसल मस्जिद इस्लामाबाद से पाकिस्तान का सफर जो है वो शुरू हुआ है और आगाज के साथ ही ट्रॉफी को वफाकी दारुल-हुकूमत में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पहुंचा दिया गया और उसके बाद ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी है कदीम गंधारा तहजीब के मरकज टेक्सला पहुंच गई है। संग तराशों के शहर टेक्सला के म्यूजियम में चैंपियंस ट्रॉफी की रोनुमाई की तकरीब भी सजाई गई और इसमें क्रिकेट के शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत हुई, जिसके बाद स्कूल के बच्चों ने भी तकरीब में भरपूर हिस्सा लिया। वो बड़े जोश व खरोश में नजर आए, शौक से ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाते नजर आए।
टेक्सला म्यूजियम के बाद ट्रॉफी की रुनुमाई तारीखी मकाम धर्माराजिका पर की गई, जिसके बाद ट्रॉफी को एबटाबाद पहुंचा दिया जाएगा। ट्रॉफी को 19 नवंबर को मरी, 20 नवंबर को नथिया गली और उसके बाद टेक्सला और खानपुर डैम भी ले जाया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 22 से 25 नवंबर तक कराची में रहेगी, जबकि स्मॉग और मौसम की खराबी की वजह से अफसोस की बात है ना यह है कि जहां पर स्कर्दू K2 बेस कैंप हुंजा मुजफ्फराबाद ये ट्रॉफी नहीं जा रही है, वहां लाहौर का दौरा भी मंसूख कर दिया गया है और ट्रॉफी बादशाह 26 से 28 नवंबर तक अफगानिस्तान में भी रहेगी। जी हाँ जी, ये सूरत हाल थी। अब देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का फिलहाल क्या फ्यूचर होना, उस पर भी आज हम जरा डिटेल में क्रिकेट पर भी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं बड़ी खबर की जानिब। तो जनाब, रवा हफ्ता अहमियत का हामिल है और तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की फाइनल एहतजाजी कॉल में सिर्फ 6 रोज़ बाकी हैं और तहरीक इंसाफ अब की बार बड़े एहतजाज की तैयारी करती दिखाई दे रही है और 4 नुकाती एजेंडा है जिसमें तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल करना चाहती है। और इसी हवाले से वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ की सरगर्मियों का इस वक्त मरकज़ बना हुआ है और पार्टी के जो बड़े हैं सर जोड़कर बैठ गए हैं। बुशरा बीबी ने एहतजाज की कामयाबी के लिए कमान संभाल ली है। गुज़िश्ता 3 दिन मुसलसल होने वाले इजलासों में बुशरा बीबी का किरदार फाल रहा है। पेशावर रीजन और जनूबी इजला के इजलास हुए। बुशरा बीबी ने अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारों को हिदायत दी, मगर हुकूमती अरकान असम्बली और वज़रा कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज से कोई खतरा नहीं है। गुज़िश्ता रोज सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI पहले भी 2 मरतबा हमलावर हो चुकी थी और दोनों एहतजाज में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वर्कर्स को छोड़कर खुद भी भाग गए थे। बानी PTI समेत ये सब रंगबाज है, उनका ये कहना था और झूठ बोलते हैं। PTI इस बार भी एहतजाज के लिए आएगी तो शिकस्त खाएगी। रहनुमाओं ने इतना डू और डाई का मसला बनाया हुआ है तो अपने बच्चे भी लेकर यहीं पर आ जाएं। दूसरी जानिब हुकूमत के इत्तेहादी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि नून लीग की हुकूमत मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रही है, आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई है और विफाक में ना इज्जत दी जाती है और ना ही सियासत की जाती है। नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान और जनाब सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सारी तवज्जो सियासत पर है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद धड़ाधड़ कानून साजी की जा रही है, लोगों को अपने ही मुल्क में मशकूक बना दिया गया। सियासी जमातें जो है वो इख्तिलाफ राय का हक हासिल है, लेकिन इख्तिलाफ राय की भी अपनी हुदूद होती हैं। उस आईनी तरमीम के बाद ऐसे बिल लाए जा रहे हैं जो कानून के ज़ुमरे में आते हैं और वो धड़ाधड़ पास किए जा रहे हों और जिसमें आइन की उस 26वीं तरमीम की रूह की नफ़ी हो रही हो और उसके कॉज की नफ़ी हो रही हो, तो ये भी तो काबिल मज़म्मत चीज़ें हैं। इस पर भी हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए। ये रवश हमेशा नापायदार रहती है। हमें कोई पायदार इक़दाम करने चाहिए ताकि आवाम को हम मुतमईन कर सकें। अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, अपनी सियासत को बचाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आवाम के लिए भी हमें कुछ करना है और हमें आवाम के हुकूक देने हैं। हुकूमत की तमाम तवानाइयाँ जो हैं वो इस सियासत पे सर्फ हो रही है। मौलाना की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन खास बात मौलाना की गुफ्तगू में ये भी थी कि उन्होंने लाइलमी का इजहार किया PTI के एहतजाज से। अभी हमारे सीनियर तज्जिया का शौकत बराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर मजीद जो है उनका तज्जिया जान लेते हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे दी है और काफ़ी ताकत से आते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। बुशरा बीबी जो है वो वर्कर से और रहनुमाओं से बात कर रही हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर के जो हैं बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत बज़ाहिर ऐसे दिखाई दे रही है कि उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परेशानी नहीं है। क्या टफ टाइम दे पाएगी तहरीक इंसाफ इस बार? देखिए, टफ टाइम तो अगर शहर बंद हो जाए इस्लामाबाद पे, आप ही के ग्रुप के अखबार एक्सप्रेस की जो सुपर लीड है कि इस्लामाबाद पर चारों तरफ से यलगार होगी, तो बायसे फिक्र तो होना चाहिए। हुकूमत को ज़रूर फिक्र होनी चाहिए कि अगर वो जब कह रहे हैं कि हम आएंगे और इस बार हम वापस नहीं जाएंगे, अगर आप उन पे शेलिंग करेंगे, टीयर गैस यानी आंसू गैस फेंकेंगे,
पाकिस्तानी शहरी हैं, वो चाहे पिंडी के हों, वो पेशावर के हों, वो इस्लामाबाद के हों, वो नौशहरा के हों, वो स्वाबी के हों, वो जेलम के हों, और नौजवान होंगे उसमें, हज़ारों ना हों फ़र्ज़ किया, या लाखों ना हों, चंद हज़ार हो जाएं, बट अगर किसी एक को भी तकलीफ़ होती है तो हुकूमत वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हो या वफाकी हुकूमत हो, उनको फ़िक्र करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रिवाज नहीं है कि अवाम की फ़िक्र की जाए या अवाम के बारे में सोचा जाए। तो ये जो हेड ऑन कोलिजन है, ये टकराव है, मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि एक बार फिर शहर बंद होगा, इस्लामाबाद रावलपिंडी के गिर्द कंटेनर लगेंगे, और वो जो जलगार करने वाले हैं वो आप देखें ना, धमकियां दी जा रही हैं कि 10,000 बंदे MNA लाए और 5,000 बंदे MPA लाए, और 10,000 बंदे अगर एक MNA ले आता है तो पता नहीं इतनी बसें कहाँ से आएंगी, इतनी गाड़ियां कहाँ से आएंगी, इतने बंदे किस में। लेकिन ये चूंकि पार्टी इस बार मॉनिटरिंग जरा सख्त है। पिछली बार जब एहतजाज हुआ तो किसी ने नहीं पूछा था कि कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन अभी जो 3-4 रोज से इजलास जारी हैं और बुशरा बीबी खुद बड़ी एक्टिव हैं, उसमें तो फिर अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट विद इन पार्टी हमें नजर आ रहा है। ये एक डिफरेंस है, और वो बार बार कह रही हैं कि खान साहब को भी पता है कौन छुप जाता है कौन सामने आता है, खान साहब फिर किसी को पार्टी का टिकट नहीं देंगे। ये इस तरह की जब प्रोनाउंसमेंट आ रही हैं तो इट मीन्स के पार्टी के अंदर जरा सख्ती है कि इस बार इस एहतजाज को मुअस्सर बनाया जाए। अच्छा। और इसको इतना ताकतवर बनाया जाए। एक चीज और भी है कि आज यहाँ इस्लामाबाद में एपेक्स कमेटी का इजलास है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर आएंगे। मेरा ख्याल है कि आज अदरवाइज तो ये लॉ एंड ऑर्डर का इजलास है, नेशनल एक्शन प्लान का इजलास है। मेरा कम से कम ये फीलिंग है कि इस इजलास में इस मामले पर जरूर बात की जाएगी कि सलामती के इजलास में अगर इस तरह एक इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही हो जो बिल्कुल कौमी सलामती से वाबस्ता हो, अवाम की सलामती से वाबस्ता हो, उस पर जरूर बात होनी चाहिए। सही है। अच्छा पराची साहब, वैसे अगर हम हुकूमत की बात कर रहे हैं कि हुकूमत को इस तरीके से आप टफ टाइम देगी नहीं, तो बात की बात है, बज़ाहिर हुकूमत लग रहा है परेशान नहीं है, लेकिन अभी जिस तरह से आपने बात की कि कंटेनर्स लग जाएंगे और फिर पूरा पाकिस्तान जो है वो कंटेनरिस्तान बनता हुआ हमें दिखाई देता है, और फिर जिस तरह का भी एहतजाज हो, जिस लेवल का भी हुकूमत तो फिर खुद ही अपनी इस तरह की हरकतों से कभी खंदक खोद दी जाती है मोटरवे पर, कहीं खारदार तारे बिछा दी जाती हैं, खुद ही कामयाब नहीं करा देते फिर इस तरह के एहतजाज को गवर्नमेंट? नहीं, देखे ना, मुझे याद है कि 2014 के धरनों में उस वक्त खटक साहब वज़ीर आला थे, परवेज खटक साहब, और यहाँ चौधरी निसार अली खान जो हैं वो वज़ीर दाखिला थे। वो आ रहे थे यही स्वाबी साइड पे, तो इनको मोटरवे पे नहीं चढ़ने दिया गया था परवेज खटक के काफिले को, और इतनी शेलिंग हुई थी कि वहाँ रोका गया था। अब दो तरीके होते हैं, या तो गवर्नमेंट वायलेंस की तरफ जाए, गवर्नमेंट इतना तशद्दुद करे, वो कहते हैं ना कि कोई चिड़िया पर ना मार सके, या गवर्नमेंट फिर इस तरह के इकदाम करे कि उनके रास्ते में रुकावट डाल दे कि जगह जगह रास्ते ब्लॉक हो जाएं। अब मैं आपको इस्लामाबाद की एग्जांपल ही दे दूं कि आजकल F8 एक्सचेंज वाला चौक बंद है, तो वो मेन आर्टरी है जो ब्लू एरिया से F10 F11 और फिर वो GT रोड या संगजानी वाली साइड पे निकल जाती है। नया मार्गला रोड बना है, वो भी इधर से ही होके जाता है। दूसरा सीरीना चौक के सामने वो फ्लाईओवर इंटरचेंज बन रहा है, तो वो भी ब्लॉक है। तो इस्लामाबाद ऑलरेडी जो मेन आर्टरीज हैं, टू कश्मीर हाईवे और ब्लू एरिया वाला जिना एवेन्यू जिसको कहते हैं, वो बंद है। मुझे नहीं पता ये जो एहतजाजी आएंगे वो किस रास्ते से होके आएंगे कि आधा शहर तो पहले ब्लॉक है, आधा शहर ऊपर से गवर्नमेंट कंटेनर लगा के ब्लॉक कर देगी, ना आप निकल सकेंगे ना आप दाखिल हो सकेंगे। अच्छा, तीसरी अहम चीज ये है कि अभी आप शुरू में फॉग की स्मोक की बात कर रहे थे कि 400 450 भी बहुत है, यानी 150 इस्लामाबाद का हो जाए तो हमें सफोकेशन फील होना शुरू हो जाती है, और लाहौर तो आप हजारों में गुजार चुके हैं। तो जो फॉग है स्पेशली अब मेन अदर कंट्री में, साउथ पंजाब है या सरगोदा वाले इलाके हैं या पेशावर में भी, तो फॉग में लोग कैसे मूव करके आएंगे? दिन टोटल 3-4 घंटों का होता है, सूरज जो या रोशनी है वो 3-4 घंटे में रोशनी होती है। अगर वहीं सफोकेशन हो जाती है, वहीं को मसाइल हो जाते हैं। गंडापुर साहब तो कह रहे हैं कि कंबल भी ले आए, खाने का सामान भी ले आए,
और शौकत साहब, शेर अफजल मरवा साहब कहते सुनाई देते हैं कि जब शेलिंग होगी तो फिर हम भी नजर नहीं आएंगे उसकी वजह से, शेलिंग की वजह से। लेकिन इसके साथ साथ देखिए कि अभी अगर आप हर हल्के से 10 बंदे नहीं भी ला पाते, 200 से 250 बसेज नहीं भी है आपके पास, नारा ही आपने बुलंद किया है सिर्फ दूसरी अपनी सियासी जमात को डराने के लिए, लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ अफराद या हर हल्के से लेकर पहुंच गए इस्लामाबाद तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, अफराद तो पिछली बार भी आए थे, अफराद तो जो क़यादत गायब हो गई थी राजा साहब जी 2022 को 25 मई को जब खुद खान साहब लीड करके आए थे, जब पेशावर से हेलीकॉप्टर पर बैठकर सवाबी आए और फिर यहाँ डी चौक तक पहुंचे, लेकिन राना सनाउल्लाह उस वक्त वजीर दाखिला थे। इतनी शेलिंग हुई थी कि उस ब्लू एरिया के 1-2 किलोमीटर इधर उधर भी जो लोग शहरी थे वो अपने घरों से निकल आए। मैंने खुद, मेरा ऑफिस जो है वो बिल्कुल मेन ब्लू एरिया पे है। अभी जो अली अमीन गंडापुर जब आए वो डी चौक की बजाय केपी हाउस और फिर 12 अजला से बगैर पैसों के पेशावर पहुंच गए। उस दिन भी शेलिंग हमने खुद जो है वो इनहेल की शेलिंग, क्योंकि आपको काम करना है। मेरा उस दिन शो था और इस सूरत हाल में आप रिकॉर्डेड शो भी नहीं चला सकते। तो जो पब्लिक इनकन्वीनियंस है वो अपनी जगह पे बरकरार है। देखें, चाहे 10,000 बंदे हों, आपने दुरुस्त कहा, या 200 बंदे हों, लेकिन लोग तो आते हैं और एहतजाज के लिए लोगों को जब बुलाया जाता है, बंदों को जबरदस्ती ले आए, पैसे दे के ले आए, वो वॉलंटियर होके आए, तो वो पार्टी का अपना मसला होता है, जो भी पार्टी एहतजाज के लिए ला रही होती है। और ऊपर से कहते हैं कि आईनी इजाजत देता है, बिल्कुल आईनी इजाजत देता है, लेकिन जब ये कहा जाए कि हम रियासत का निजाम मफलूज करके रख देंगे, मसलन जो जेल में हैं वो एक अदालती अमल है, आपके नजदीक वो फॉल्टी है या वो करेक्ट अदालती अमल है, लेकिन है वो अदालती अमल। आप ही ने तो बंदे बंद करवाए थे, आप ही ने तो बंदों को अस्पतालों से रात को फरियाल तालपुर साहिबा को पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल से उठाकर जेल ले गए थे, वो भी किसी न किसी अदालती अमल से रिहा हुए थे। लेकिन कहना कि हम उनको जेल से निकाल लेंगे, तो फिर रियासत कहाँ है? फिर रियासत का जो स्ट्रक्चर है जिसको जी ठीक है। अच्छा राजा साहब, अगर अभी एहतजाज की तो हमने बात कर ली, एहतजाज अगर कामयाब नहीं हो पाता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस तरह से पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि मेन लीडरशिप गायब हो जाती है एंड टाइम पे, अब फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी जो है वो लीड कर रही हैं या अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं, तो एहतजाज अगर कामयाब नहीं होता तो व्हाट नेक्स्ट? क्या अगला लाहे अमल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? क्या एक और बड़ा सा यू टर्न लिया जाएगा? देखिए, कामयाबी या नाकामी का यार्ड स्टिक हर एक का अपना है। मसलन इन्हीं एहतजाजों की वजह से अब कांग्रेसमैन जो हैं, वो यूएस कांग्रेस के अरकान की बात कर रहा हूँ, वो खत लिख रहे हैं सदर बाइडन को और कहते हैं कि खान साहब की हिरासत गैर कानूनी है। भाई, आपका कानून आप जाने, पाकिस्तान का कानून पाकिस्तानी जाने। अगर वो कानून के बगैर यहाँ पर किसी को हिरासत में रखा हुआ है तो हमारी अदालतें भी बोलती हैं और लोग भी बोलते हैं। लेकिन इन्हीं एहतजाजों की वजह से दुनिया भर में मैसेज गया कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर तो अंधेरी रात है और स्याह कानून है। इसी तरह से बरतानिया के 21 एमपीज ने खत लिखा और उनके वजीर खारजा डेविड लेमी ने परसों जवाब भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिरासत तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, बट दीज आर द प्रॉब्लम जिनकी वजह से हमें कंसर्न है। तो अगर ये चीजें आ रही हैं तो इन्हीं एहतजाजों की वजह से, इन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से, इन्हीं रैलीज की वजह से मीन्स के मामला जो पाकिस्तान का अंदरूनी है वो इंटरनेशनलाइज हो चुका है। बिल्कुल। तो यार्ड स्टिक डिफरेंट है। अब सदर बाइडन आ रहे हैं 20 जनवरी, सदर ट्रंप आ रहे हैं 20 जनवरी को, वो चार्ज ले लेंगे। मुझे ये लगता है कि ये सारी जो एक्सरसाइज हो रही है, ये मैसेजेस हैं बाहर की दुनिया के लिए कि देखें, ओहो पाकिस्तान में इतना हमारे ऊपर जुल्म हो गया, हम एहतजाज करें तो शेलिंग होती है, हम अगर जेलों में पड़े हैं तो हमें कोई लोगों से मिलने नहीं दिया जाता। हालांकि हर स्टेटमेंट, हर चीज आपका, हर ट्वीट जो है वो बाकायदा से रिपोर्ट होता है। मसलन ये 4-5 अखबार मेरे सामने पड़े हैं, जो खान साहब ने बात की उनके नाम के साथ छपी हुई, नाम के साथ, लेकिन
बिल्कुल बिल्कुल शौकत साहब, बहुत शुक्रिया रोशनी डालने के लिए। इस वक्त की तरीन सिचुएशन पीटीआई तहरीक के लिए निकल पड़ी है। तहरीक इंसाफ इस वक्त सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है। दूसरी जानिब इस वक्त इत्तेहाद जो है नून लीग का, पीटीआई और पीपल्स पार्टी का, वो भी मुश्किल में दिखाई देता है। ब्रेक के बाद आएंगे, जिक्र करेंगे। वेलकम बैक। जैसे कि आपको बताया कि हम हर रोज़ कोशिश करते हैं कि नित नई शख्सियात से आपकी मुलाकात होती रहे, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जो अपना लोहा मनवाती हैं अपनी फील्ड में, और ऐसी शख्सियात से मिलकर हमें बड़ी खुशी होती है। उन्हीं में से एक शख्सियत आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद है। पहले उनका तारुफ आपको करवाते हैं। ऐसी शख्सियत जो कि 8 बरस के लिए बिला मुकाबला इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर मुंतखब हुए, और ओमान के शहर मस्कत में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के 100 साल मुकम्मल हुए, उस पर एक तकरीब हुई, एहतमाम किया गया उस तकरीब का, जिसमें FIH कांग्रेस के 49वें इजलास में अहम फैसले भी किए गए। FIH ने आइन में तरमीम करते हुए फेडरेशन के सदर की मुद्दत को 4 साल से बढ़ाया और उसे 8 बरस कर दिया, और इजलास में नए सदर के इंतखाब के लिए मौजूदा सदर तैयब इकराम के मुकाबले में कोई उम्मीदवार सामने ही नहीं आया, और वो बिला मुकाबला FIH के मुसलसल दूसरी मर्तबा सदर बन गए हैं। FIH के 2022 में भारत के नरेंद्र बुटरा के 2 साल बाद मुस्ताफी होने पर 2 साल के लिए सदर के इंतखाब में तैयब इकराम ने बेल्जियम के मार्क कॉन्ड्रम को 47 के मुकाबले में 79 वोट से शिकस्त दी थी, और तैयब इकराम ने 47 के मुकाबले में जो 89 वोट हासिल किए थे। मजीद हमारे साथ जनाब मौजूद हैं तैयब इकराम साहब, और सदर हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। और अस्सलाम वालेकुम सर, हम तो बड़े लकी हैं क्योंकि आपको बहुत कम देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर। आपने एक्सप्रेसो को वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं एक बार फिर सदर मुंतखब होने पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे लिए, हमारे कॉन्टिनेंट के लिए, मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि, और उम्मीद है कि मैं तमाम एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकूंगा इंशाल्लाह सर। और एशियन हॉकी की तरक्की के लिए आपने गिना कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। हॉकी फैमिली आपके काम की बहुत मोतरफ है, बल्कि पूरा पाकिस्तान मोतरफ है। अब FIH के प्लेटफॉर्म से जो वर्ल्ड हॉकी है उसको बुलंदियों पर आपने लेकर जाना है, क्या अहदाफ आपने सेट किए हैं? जी सबसे पहली बात तो यह है कि FIH को तमाम मेंबर्स के साथ एक इंगेजमेंट की ज़रूरत थी, जहाँ पे मेरा एक रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एम्पावरमेंट एंड इंगेजमेंट। तो ये तमाम मुल्कों के लिए FIH का कई सालों से, कई बरसों से, कई डिकेड से फोकस रहा है बड़े नेशंस, क्योंकि वर्ल्ड कप में, ओलंपिक्स में, और एक डेवलपमेंट का फोकस इतना ज़्यादा नहीं था, कॉन्टिनेंटल फेडरेशन की वजह से था। लेकिन अभी जो मेरा सबसे अहम जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंगेज किया जाए अपनी छोटी नेशंस को, दरमियानी जो हम डेवलपिंग इमर्जिंग नेशंस हैं उनको, और बड़ी नेशंस को, उनको फील किया जाए। और एक ये सबसे 2 साल में बहुत बड़ा इम्पेक्ट हमने ये दिखाया, और बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम लेके चले हैं, और जिनका मैं जिक्र करूँगा इन आपके इस प्रोग्राम में। बिल्कुल। तो तैयब साहब, पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान का जो हॉकी में एक बड़ा नाम रहा है, आप दोबारा उसको अरूज पर किस तरह से ले जाएंगे, क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? लेकिन जी हमने चंद साल पहले प्रोजेक्ट इंडिया एक स्टार्ट किया था, और अब हम चंद महीनों में प्रोजेक्ट पाकिस्तान भी जो है उसको भी इनिशिएट कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट अफ्रीका होगा। तो फोकस है कि पाकिस्तान अपनी खोई हुई उस एजाज़ के ऊपर वापस आ जाए, ये हमारा फोकस है। उसके लिए आज सबसे अहम चीज़ है कि आपको बहुत अच्छा टैलेंट चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस फोकस्ड प्रोफेशनलिज्म चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, आपको आज स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मॉडल चाहिए, और गवर्नमेंट की 100% कमिटमेंट चाहिए। तो अभी हमारे 12 मुल्क ओलंपिक्स में खेल गए हैं, और 12 के बाहर 8 या 10 मुल्क ऐसे हैं जो ओलंपिक्स खेल सकते थे, लेकिन उनके पास फुकदान यही था फाइनेंशियल मॉडल का और गवर्नमेंट कमिटमेंट का। तो ये एक जो है हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और FIH टेक्निकल साइड से FIH इक्वल अपॉर्चुनिटी के उस मेथड के ऊपर पाकिस्तान को पहले भी मौके देते रहे हैं, अब भी मौके देंगे,
और दैट विल बी माई नॉट माई पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आज पाकिस्तान की एशिया को, पाकिस्तान की दुनिया हॉकी को ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है आपने जो शेयर कर दिया, इस पर अमल दरामद हो तो सूरत हाल हम इधर भी इम्प्रूव होती हुई देखें इंडिया की तरह। सर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के भी आप बड़े फाल मेंबर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स में हॉकी की जो फैन फॉलोइंग है वो सबसे ज़्यादा रही, रिकॉर्ड तादाद में जो हॉकी मुकाबले हैं उनको देखा गया। अब लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए क्या टारगेट है आपके जहन में? देखिए, हमारा पेरिस में ये एक बड़ा लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए, क्योंकि टोक्यो में फैंस को, स्पेक्टेटर्स को अलाउ नहीं किया गया था पेंडेमिक की वजह से। तो हमारा जो फॉलोइंग थी इसमें पेरिस में वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज भी एक टास्क फोर्स मैंने बनाई है जिसमें हम हॉकी के खेल को अपनी जगह पे, हॉकी के कंपटीशन को अपनी जगह पे, लेकिन एक हॉकी की प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर की जा सकती है वो उसमें अभी हमारे लिए काफ़ी काम है और टाइम बहुत थोड़ा है अगले 4 साल। बिल्कुल। तो हम दूसरी इंटरनेशनल फेडरेशंस के मुकाबले में हॉकी की प्रेजेंटेशन जो पिच के ऊपर है उसको बेहतर करना है हर लिहाज से। तो हमारा फुल प्लान है, उसमें लॉस एंजलिस जो है एक हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और उसके बाद हम हैं ब्रिस्बेन 2032 में। तो ये दो जो हमारे ओलंपिक्स हैं इसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं करना, इनको हमने एक माइलस्टोन लेके अपने फैन बेस को और अपने हर इंगेजमेंट को बढ़ाना है। तो इसकी एक स्ट्रेटजी अभी से तैयार की गई है। बिल्कुल जबरदस्त। और ये बताइएगा कि हॉकी 5 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप मुतारिफ करवाया गया, ये तजुर्बा कैसा रहा और इस फॉर्मेट की मजीद मकबूलियत के लिए आगे क्या प्लान्स हैं आपके? आप किस तरह से फैंस इंगेजमेंट को बढ़ाएंगे? ये देखें जी, फ़ैन एंगेजमेंट एक अपनी जगह पे है। आपके जो मेंबर्स हैं कम्प्लीटली आइसोलेटेड थे। ये हॉकी 5 जो इंट्रोड्यूस कराया गया इसी साल जनवरी में, वो पहला एडिशन था। उस एडिशन ने जितना भी गैप था उसको ब्रिज कर दिया। एक वो वाहिद दुनिया का वाहिद वर्ल्ड कप होगा जिसमें इमर्जिंग नेशंस, डेवलपिंग नेशंस, हॉलैंड भी खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी खेल रहा है, मलेशिया भी खेल रहा है, इंडिया भी खेल रहा है, पाकिस्तान भी खेल रहा है, युगांडा, आपके जो है नमीबिया, आपका ओमान की ब्रोंज मेडल की पोजीशन थी, और थाईलैंड ने खेला। तो ये वर्ल्ड कप को हमने इस तरीके से पेश किया कि हर छोटा नेशन और बड़ा नेशन जो है वो आपस में खेल सके। सही है। अच्छा तैयब साहब, अगर हम देखें तो जिद्दत आ गई है हर जगह पे, हर खेल में। तो क्रिकेट में जिस तरह से हमारे पास टीवी एम्पायर्स हैं और जो हॉकी है इसके लिए रेफरीज का था, अब जदीद क्या टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल जो हॉकी में मजीद किया जा सकता है आगे? देखें, हॉकी एक टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉकी बहुत सारी इंटरनेशनल फेडरेशंस के आगे चल रही है। ओके, या आप क्रिकेट का टेक्निकली हम इसका मुआवजना बड़ा मुश्किल है करना, क्योंकि क्रिकेट के जो एनालिसिस हैं, क्रिकेट ये एक फिक्स्ड फ्रेम पे करते हैं, और हमारी जो है वो डाइवर्सिटी है, हमें जो है उसकी मल्टीपल डायरेक्शन से मूवमेंट है। तो ये एक उनके लिए एक आसानी भी है, उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया और हम उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं सीखने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त है हॉकी की जो टेक्नोलॉजी है, आईटी है, और इसके एनालिसिस के जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो दूसरी इंटरनेशनल फेडरेशन से किसी जगह पे तो फीफा से भी हम आगे थे, आज भी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आज जो सबसे बड़ा कमिटमेंट होगी कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इंट्रोड्यूस कराएं अपने इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर और अपने एनालिसिस के अंदर, और इससे हम सबसे बड़ी अहम इम्पोर्टेंट चीज़ के फेयर प्ले को कैसे हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अ पॉजिटिव वे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ तैयब साहब ये भी बताइएगा कि हमारे खेल तो दीगर भी हैं और क्रिकेट जैसे खेल की तरफ तो ख़ास तवज्जो है, हॉकी की जानिब आप कौमी खेल होने की मुनासबत से कितना समझते हैं कि पहले से आगाही मौजूद है और कितनी आगाही मज़ीद फैलाने की ज़रूरत है?
देखें जी, ये दो पैरेलल चीज़ें होनी चाहिए। आगाही का टाइम अपनी जगह पे है। अगर हम अपना प्रोग्राम बनाएं कि हमने अब आगाही दिलवानी है अपने कंट्री में और हम उसके लिए तैयार करेंगे, देन आप 30-40 साल ओलंपिक्स को भूल जाएं। आपके पास इसका टैलेंट इतना मौजूद है कि आप हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम को अभी फोकस करें। आपके पास खिलाड़ी मौजूद हैं। हाँ, दूसरी तरफ जो आपने बात की है आगाही का, वो एक सेपरेट प्रोजेक्ट होना चाहिए पैरेलल टू हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम। ओके, हाँ, ये आपके पास हैं, आपके कंट्रीज हैं जो परफॉर्मेंस फोकस्ड हैं। चाइना, मैं फॉर्मर कोच रहा हूँ चाइना का, मेरे पास 60 से कम खिलाड़ी थे, और जब चाइना ने सिल्वर मेडल जीता है बीजिंग 2008 ओलंपिक्स में, तो चाइना के पास 980 लड़कियां खेल रही थी पूरे चाइना में। तो ये आगाही का, इसकी ग्रास रूट डेवलपमेंट का, वो एक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फेडरेशन को ज़रूर करनी चाहिए। वो एक सोसाइटी की एक एंगेजमेंट और आपके कल्चर की, आपके जो इतना भी सिटीजन्स हैं उनको हेल्दी इन्वायरमेंट देने के लिए हॉकी को इस्तेमाल किया जा सकता है। हाई परफॉर्मेंस रिजल्ट ओरिएंटेड, दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, और वहाँ पे हमें फाइनेंशियल मॉडल चाहिए। आज हॉकी या दूसरे जितने भी स्पोर्ट्स हैं टॉप तक ओलंपिक तक जाने के लिए उनको, वो आज बहुत कीमती हो चुकी है चीज़। दैट इज थैंक यू सो मच तैयब इकराम साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और 8 साल मुद्दत के लिए सदर मुंतखब होने वाले पहले सदर है। आपने हमें वक्त दिया, एक्सप्रेस बात की, और जिस तरीके से जो फार्मूलाज आपने बताए हैं हॉकी को मजीद आगे बढ़ाने के लिए और इस पर फोकस करने की जिन पॉइंट्स पर ज़रूरत है, उसके लिए सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने एक्सप्रेस को वक्त दिया। इसी के साथ हम जाएंगे जी छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो जनाब, टेनिस के मैदान में भी पाकिस्तानी टैलेंट पूरी दुनिया में मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहा है। जी हाँ, हम आपको गाहे बगाहे यहाँ से भी खबरें देते रहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के जो हसन उस्मानी हैं, उन्होंने तुर्कमानिस्तान में होने वाला अंडर 14 अशकाबाद ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है और फाइनल में हसन ने मेजबान मुल्क के सेकंड सीड खिलाड़ी सुलेमान को शिकस्त दी है। हसन उस्मानी ने वाइल्ड कार्ड एंट्री हासिल की थी और उन्होंने पहले प्री क्वार्टर फाइनल में सीड नंबर 8 को हराया, फिर उसके बाद क्वार्टर फाइनल में सीड नंबर 4 को ज़ेर किया और फिर फाइनल में हसन उस्मानी ने तुर्कमानिस्तान के सेकंड सीड प्लेयर को हरा दिया और मेजबान मुल्क के प्लेयर सुलेमान को उनके खिलाफ फाइनल में हसन ने 6-1 और 6-0 से कामयाबी हासिल की। हसन उस्मानी की पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त कारकर्दगी रही है। 5 मैचेस में हसन उस्मानी ने 10 सेट जीते हैं, सिर्फ 1 सेट ड्रॉप किया। क्या जबरदस्त किस्म की कारकर्दगी दिखाई है। ऐसी बात है। मजीद बात करने के लिए हसन हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बहुत शुक्रिया एक्सप्रेसो को ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कैसा फील कर रहे हैं आप? टूर्नामेंट जीत चुके हैं, बड़ा नाम हो रहा है, बड़ा डंका बज रहा है आपका। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, आ रही है, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट था और बड़ा प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट था अशकाबाद ओपन में, और उसके जो वहाँ पर पूरा सेटअप था और सारा कुछ जो टूर्नामेंट खुद इटसेल्फ था वो बहुत प्रेस्टीजियस था, तो उसको जीत के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो ये बताइएगा तुर्कमेनिस्तान कैसा था और टूर्नामेंट का तजुर्बा कैसा रहा आपका? तुर्कमेनिस्तान बहुत ब्यूटीफुल सिटी था। हम तो क्योंकि अशकाबाद में ही रहे थे, वहाँ का जो कैपिटल है, तो वो काफ़ी अच्छा था। एवरीथिंग वाज वाइट मार्बल, कार्स वर वाइट, नो ब्लैक कार वाज अलाउड एंड रोड्स वर वेरी क्लीन। बट तो टूर्नामेंट का जहाँ तक है, टूर्नामेंट की जो प्रेसिडेंट थे वहाँ पर टेनिस फेडरेशन के मिस्टर अजीज, उन्होंने हमें काफ़ी वार्म वेलकम किया था और वहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी काइंड हार्टेड थे और उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया। एंड बाकी जो टूर्नामेंट था वो ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा हुआ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये तो टूर्नामेंट के हवाले से आपने बताया, जरा अपने हवाले से भी बताएं ना, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं और कब से टेनिस खेल रहे हैं? पहले नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, अब, और कब से शौक पैदा हुआ आपको टेनिस का? जी, पहले जो टेनिस मैंने बेसिकली मैं खेलता था क्रिकेट अपने फादर के साथ जब मैं 4-5 इयर्स का था, पर
उसके बाद फिर उनको भी शौक था और मुझे भी देख देख के शौक शुरू हो गया, तो फिर हम लोगों ने ना ऑर्डिनर्स क्लब में टेनिस 2018 में शुरू की थी। जबरदस्त। उसके बाद फिर ऑर्डिनर्स क्लब में खेल खेल के फिर मैं एस ट्रायल्स जो थे मिस्टर सामल कुरैशी ने जो होल्ड किए थे, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ, और उसके बाद 2 इयर्स बैक उससे लेकर अभी तक मैं 5 डेज अ वीक उधर ट्रेनिंग करने के लिए इस्लामाबाद जाता था। और उधर के जो कोचेज हैं, स्पेशली कोच महबूब, कोच अजीम, उन्होंने गेम को बहुत अच्छा डेवलप करवाया है, फिटनेस भी बहुत अच्छी कराई है। बिल्कुल। अच्छा, तो हसन ये बताइएगा, कोई आपके फेवरेट प्लेयर हैं? आपने इसाम का नाम लिया, कोई मुल्की या गैर मुल्की ऐसे प्लेयर जिनको आप देखकर आप सोचते हो कि आप ऐसा खेलना चाहेंगे? जी, मैं शुरू से, जब से मैंने टेनिस स्टार्ट की थी, तब से मैं रॉजर फेडरर को बहुत एडमायर करता हूँ कि उनका जो एटीट्यूड ऑन कोर्ट है वो भी बहुत अच्छा है, और इटसेल्फ वो काफी काम एंड कूल होके खेलते हैं, तो दैट। अच्छा, तो हसन मुझे ये बताएं कि मैनेज कैसे करते हैं? इसके लिए भी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती होगी, प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी, और फिट तो आपको हर गेम जो भी है आपने अगर खेलनी है उसके लिए फिट तो आपको रहना ही पड़ता है, फिटनेस को भी मेंटेन करना पड़ता है, साथ साथ पढ़ाई भी है, तो कैसे टाइम मैनेज करते हैं? टाइम मैनेज इस तरह है कि मैं अभी 8th क्लास में पढ़ रहा हूँ, OA लेवल्स LGS में, इधर वाकैंड के कैंपस में। तो उधर की जो प्रिंसिपल्स है ना और जो टीचर्स हैं, उनके साथ हमारी बात हुई हुई है, तो उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया है। वो अटेंडेंस में कुछ नहीं कहते, वो मतलब उन्होंने कहा है कि आप टेनिस को साथ साथ कंटिन्यू करें, और जो स्टडीज का जहाँ तक है तो जो डेली काम होता है वो सारा वो भेज देते हैं, तो मैं वहाँ से देख के कर लेता हूँ। और अच्छा, आपको प्रॉपर सपोर्ट है, यानी कि आपके स्कूल की तरफ से वो आपको बिल्कुल बैकअप करते हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं कि अगर आप नहीं भी जा सकते कभी टूर्नामेंट की वजह से स्कूल, तो वो आपको ऑनलाइन क्लास के थ्रू जो है ना, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा क्योंकि इनके स्कूल का ज्यादातर फोकस तालीम की तरफ होता है, करिकुलर एक्टिविटीज भी हैं, लेकिन इस कदर आगे जाते हुए कम ही दिखाई देते हैं वहाँ से जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं। तो आपको अगर सपोर्ट मिल रही है घर वालों की तरफ से और स्कूल की तरफ से, तो इसके लिए कुछ खास इंतजाम उन्होंने किया या खास अपील करनी पड़ी, कोई खास रिक्वेस्ट करनी पड़ी, या पहले से मौजूद थी? नहीं, जब से ये नेशनल्स का हमने इनको बताया किस तरह मैं टेनिस खेलता हूँ, और वो तो उधर की जो पहले जो प्रिंसिपल थी जूनियर ब्रांच की, वो मैम हुमैरा थी, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था। वो भी अटेंडेंस में सारा वही हैंडल करती थी। फिर अभी करंटली जो मैम साइमा परवेज हैं, जो अभी प्रिंसिपल हैं, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। इवन जो टूर्नामेंट था उनके दिनों में भी उनके मैसेजेस आए होते थे कांग्रेचुलेशंस के, और सपोर्ट तब भी उन्होंने बहुत किया है, और अटेंडेंस भी सारा कुछ हैंडल किया है। सही है। अच्छा हसन, ये बताएं कि इससे पहले कौन से टूर्नामेंट जीते और फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? कौन सा टूर्नामेंट है जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं? जी, पहले जो थे यहाँ पर नेशनल्स हुए थे काफी सारे, उनमें से मोस्टली मैं जीता था नेशनल्स अंडर 14 के। उससे पहले फिर जो जनवरी में हुए थे वो भी खेला था। अभी रिसेंटली जो हुए थे उनमें मैं एक वाला जो था वो मैं जीता था, एक में मैं रनर अप आया था। तो बाकी टूर्नामेंट्स काफी सारे खेले हैं, और रैंकिंग में भी मैं पाकिस्तान नंबर 1 हो गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप नंबर 1 ही हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप नंबर 1 ही रहेंगे। ये बताएं कि हम अमूमन हमारे जो खिलाड़ी हैं, दीगर खिलाड़ी, उनसे उनकी फिटनेस रिजीम और उनके खुराक के बारे में पूछते रहते हैं। आप बताइएगा, कुछ खाने पीने में खास इस्तेमाल करते हैं जो इतनी एजिलिटी के साथ खेलते हुए नजर आते हैं? नहीं, बस खाने में तो यही है कि जब ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ मैं, तो उससे पहले ना मैं ओट मील्स का जो होता है ना ब्रेकफास्ट, उसमें नट्स, डेट्स और फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, वो मिक्स करके उसके साथ फिर जो बॉइल्ड एग होते हैं ना उनके साथ वो वाला ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। फिर जो फिटनेस के बाद वाला टाइम होता है, जैसे 11 o'clock हमारा सेशन खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो है कुछ जैसे कभी बारबेक्यू जो होता है उसका एक रोस्ट पीस होता है, वो कभी लंच में लिया, तो टाइम ब्रेक के लिए ना वो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद लंच नॉर्मल जो इधर सालन बना होता है घर में, वो खा लेते हैं। और
जी। जबरदस्त। हसन उस्मानी हमारे साथ मौजूद थे जी, टेनिस के उभरते हुए सितारे हैं, क्या इस किस्म की कारकर्दगी इन्होंने दिखाई है। बहुत शुक्रिया हसन, आपने एक्सप्रेसो को वक्त दिया और आप जैसे जो स्टार्स है ना यही मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, खा कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहां पर चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। इसके साथ ही हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के आगाज में हमने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की बात की थी, तो अब जरा तफसीली जायजा भी ले लेते हैं। एक रिकैप छोटा सा कि आज तीसरा मैच होने वाला है और T20 का इस सीरीज का जो तीसरा मैच है इसमें अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो फिर वाइट वॉश हो जाएगा और अगर पाकिस्तान जीत जाती है तो कुछ मज़ाहमत होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहले से ही सीरीज अपने नाम कर चुका है। इसके अलावा आपको बताएं कि एक अहम तब्दीली भी होने का इम्कान है। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौमी टीम का दौरा जिम्बाब्वे है, उसके लिए हेड कोच आकिब जावेद को चुना जा सकता है और इस हवाले से पीसीबी ने आकिब जावेद को कायल भी कर लिया है। और इससे पहले दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल गैरी क्रिस्टन ने हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। रेड बॉल के हेड कोच जेसन गिलेस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अबूरी कोच मुकर्रर किया गया था। और इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे दो स्पोर्ट्स तज्जियाकार मौजूद हैं, अहमद नजीब सत्ती और इसके साथ सैयद अवैस। जी हाँ, हमारे साथ ये दोनों मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम टू एक और इसके साथ साथ वेलकम टू एक्सप्रेसो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आपकी जानिब आती हूँ अहमद, परफॉर्मेंस की ही बात कर लेते हैं। दिल तो नहीं चाह रहा, बड़ी उम्मीदें हम लगा लेते हैं, क्रिकेट फैंस बेचारे छोटे छोटे से दिल होते हैं हमारे और हम कहते हैं जी नहीं आज का मैच जीत जाएंगे, आज का जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे मैच में भी हमने देखा कि शिकस्त हमने अपने नाम कर ही ली। अब वाइट वॉश से बचने के लिए आप क्या देखते हैं कि क्या क्या जो आज के मैच में जो तब्दीलियाँ हैं वो की जा सकती हैं या फिर आज की परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए? तो दिल छोटा ही होना चाहिए, बड़ा दिल बीमारी है। बहरहाल के वजह से बात करूंगा तो ये है कि देखिए पाकिस्तान का स्क्वाड का प्रॉब्लम है बेसिकली T20 में। वैसे तो अगर आप कहें तो ये कहने को तो ये है कि ये टीम भी बेहतर कर सकती है, लेकिन आप पावर हिटिंग का जो एक फैक्टर है ना कि वो उसका एक तो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में फुकदान है और जो T20 के खालिस प्लेयर होते हैं ना जो कि बड़े शॉट्स खेलना जानते हैं और रवायती बड़े स्ट्रोक्स होते हैं जिनके पास, वो कम है। हमने क्या किया जिनको हम एंकर प्लेयर्स कहते हैं जो कि थोड़ा वक्त लेते हैं, वो हमने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए। जैसे कि हमारे टॉप ऑर्डर में अभी बाबर रिजवान खेल रहे हैं तो वो पावर प्ले का उस तरह से फायदा नहीं उठा पाते हैं। फिर आगा सलमान हमारे जो नायब कप्तान है वो भी इसी तर्ज के प्लेयर हैं। तो फिर हसीबुल्लाह नौजवान है, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अगेन वो जैसे मिसाल लीजिए कि वो उनका जो बेस्ट फॉर्मेट है डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखते हुए वो 50 ओवर की क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट है। तो मेरा ख्याल है कि अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा बेहतर करना चाहिए, फील्डिंग को बहुत इंप्रूव करना चाहिए। लास्ट मैचेस में इतने कैश ड्रॉप के लास्ट मैच के अंदर इन्होंने, तो ये ऐसे कुछ है। वो फिर शायद उमर बिन यूसुफ को खिला के देख ले, लेकिन अगेन वो भी एक ऐसा लड़का है जो कि करने में तो कोई भी किसी दिन अच्छा खेल सकता है, लेकिन वो भी हिज गेम इज टुवर्ड्स द लॉन्गर फॉर्मेट 50 ओवर एंड टेस्ट क्रिकेट। तो सिलेक्शन जो है ना वो बड़ी मुसीबत वाली है कि ऐसा कोई खुर्रम खान प्लेयर ऐसा नहीं कि हम कहेंगे ये आ जाएगा तो वो ऑस्ट्रेलिया जो है उनको नानी फूफी और दादी अम्मा याद करा देगा, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अवैस साहब बताइएगा कि हम देख रहे थे कि बहुत से जो हमारे फैसले से दुरुस्त साबित हो रहे थे मुख्तलिफ सीरीज में, टेस्ट सीरीज में, वनडे सीरीज में हमने पिच का अच्छा मुआयना किया, हमने टीम को असेस अच्छा किया और बॉलर्स की जो फहरिस्त बनाई वो काफ़ी कारआमद साबित हुई। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? इस बार T20 में तो ये बहुत खुशी से खेलते हैं हमारे प्लेयर्स और अक्सर अवॉइड करते हैं टेस्ट सीरीज को। तो आप क्या सोचते हैं कि T20 में इस वक्त जो सूरत हाल हमारे प्लेयर्स की खास तौर पर बैटर्स की रह रही है, क्या बनेगा आगे चल के? देखिए खाली T20 में नहीं, अगर आप वनडे सीरीज की बात करें, बेशक आप ऑस्ट्रेलिया से जरूर आपने को शिकस्त दी है, लेकिन आपकी बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया था। स्कोर इतना ज्यादा था नहीं, अंडर पास स्कोर था, तो आपकी बैटिंग क्लिक कर गई थी। मैं उस दिन भी ये बात आपकी शो में कर रहा था कि अगर आपको चेस करना पड़ता 250, 200, 250 भी करना पड़ता या 270 भी, तो आपकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो लेटेस्ट जो न्यू जनरेशन एरा की बात करते हैं उसके इकोनॉमी रेट को मेंटेन ही नहीं करती। स्ट्राइक रेट की स्पेसिफिकली बात करें, आपका जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है वो स्ट्रगल करता है। वनडे के अंदर भी अगर आप बात करें, सेम अगर T20 के अंदर है, मैं भी स्टार्ट पढ़ रहा था कि आपकी वाहिद टीम है पूरी दुनिया के अंदर जिसने 9 ओवर्स खेलकर एक भी बाउंड्री नहीं स्कोर की। दैट मींस कि आपका जो स्ट्राइक रेट और खास करके जो इकोनॉमी रेट जो आप मेंटेन करते हो अपना स्टार्ट ऑफ दी पावर प्ले के अंदर, उस पर आप स्ट्रगल कर रहे हो। जो सबसे बड़ा मसला मुझे T20 के अंदर आपका नजर आया था, आपको बैटिंग ऑर्डर की अभी तक समझ में नहीं आ रही। जब आपने स्कोर आपने चेज करने जाना है
वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। दैट मींस कि आप ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त अगर देना चाहते हो तो आपको एग्रेसिव अप्रोच के साथ देनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आप फिर वही रिजवान और बाबर आजम, मुझे पता है बहुत अच्छी जोड़ी है, बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया, बहुत अच्छे मैचेस भी आपको जितवा के दिए, लेकिन टाइम क्वेश्चन को भी आप देखते हो कि आपके पास इस वक्त बैट्समैन कौन सा जी जो एग्रेसिव अप्रोच के साथ हो। मुसीबत व अमर वाली बात बिल्कुल ठीक है कि आपके पास इतनी सेमनेस है बैटिंग के अंदर कि कमेंटेटर्स भी उस दिन बात कर रहे थे, सिवाय उस्मान खान को छोड़ के आपके पास एज सच कोई स्ट्राइकर आपको नजर नहीं आता। लेकिन उस्मान खान का भी मसला है, इनकंसिस्टेंसी है। बहुत कम मैचेस अभी पाकिस्तान के लिए खेले हैं, जरूर वो बड़ी इंपॉर्टेंट 50 रन की उनकी इनिंग्स थी, लेकिन फिर मैंने कहा ना कि बाउंड्री अगर आप डॉट बॉल डिलीवरीज देखें आपकी कितनी ज्यादा थी पाकिस्तान की, वो प्रेशर आपका मिडिल ऑर्डर के ऊपर आता है। फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर आपके पास एज सच कोई प्लेयर मौजूद नहीं है। छठा नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी पोजीशन में। इरफान नियाजी को एक रोल प्ले दिया हुआ है, लेकिन इरफान नियाजी अभी नए हैं इस क्रिकेट के अंदर, उनको टाइम लगेगा। एक होता है ना मैच फिनिशर वाला रोल जो प्ले करते हो आप, उसको टाइम अभी इस चीज पर लगेगा। मसला आपकी बैटिंग ऑर्डर का, आपकी बैटिंग ऑर्डर को जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है उसको क्लिक करना पड़ेगा। मैं खुद इस चीज पे हैरान होता हूँ, उस्मान खान को इतना फ्लक्चुएट आप कर रहे हो, कभी मिडिल में खिला देते हो, कभी ओपन करवाते हो, कभी वन डाउन खिलाते हो। वो इस किस्म का बैट्समैन नहीं कि आप फ्लोटर किस्म का बैट्समैन उसको यूज करो। आपको कहीं ना कहीं उसको एक पोजीशन देनी पड़ेगी। साहिबजादा फरहान, उस्मान खान मेरे लिए एक अच्छी चॉइस थी ओपन के लिए, लेकिन ऑब्वियसली जो थिंक टैंक वहां पर बैठा है उसको बेहतर पता है, इसलिए कह रहे हैं ना कि साइम अयूब को क्यों ड्रॉप किया गया T20 से, मुझे समझ में नहीं आ रही। फखर जमान की आपको कमी महसूस हो रही है, तो इसलिए वन डायमेंशनल आपकी टीम इस वक्त चल रही है। सही है। अच्छा अहमर, और दूसरी जानिब अगर हम देखें कुछ और भी फैसले मुतवक्के हैं और कहा यही जा रहा है कि ना करते फिर आकिब जावेद ने हाँ कर ही दी है। कैसे देखते हैं इस डिसीजन को आप, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मुल्की कोचेस को मुस्तकबिल में जिम्मेदारियां देने का फैसला कर रहा है। अच्छा, वैसे कल वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इस चीज की डिनाई कर रहा था, एक बड़े जरीदे ने भी इसके बारे में लिखा, लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिनाई कर रहा है, लेकिन वो ना करते भी हाँ कर देता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये सलीम खालिक साहब की खबर है, उस बल्कि आज एक्सप्रेस में भी ये शाया हुई है और उस पर ही ये चीज जो है सामने आ रही है कि ये कहा जा रहा है और मुस्तकबिल में ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन खबर के मुताबिक अभी इम्कान ही है, तो आप बताइएगा आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी, अभी तक तो बात तो चल रही थी, देखिए ये बात अभी की नहीं है, जो ही गैरी क्रिस्टन को हटाया जा रहा था, ये उसी वक्त से बात चल रही थी कि आकिब जावेद ही मतलब के जो है वो कोच हो सकते हैं आपके व्हाइट बॉल की क्रिकेट के लिए। मसला यही है, देखिए कि कोई प्रोफेशनल आदमी पाकिस्तान की क्रिकेट में सर्वाइव नहीं करता है। क्या सारे ही इतने प्रोफेशनल आदमी ठीक नहीं होते हैं? जो आता है वो कुछ वक्त के बाद चला, इनको निकाल दिया जाता है, उनके लिए जमीन तंग कर दी जाती है। देखिए गैरी क्रिस्टन जो है, मिसाल लीजिए, उनको छोटे बच्चे तो नहीं है कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसके बाद हटके होंगे। इतना इंतहाई प्रोफेशनल कोच है, उन्होंने दुनिया में कोचिंग की हुई है, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड है। मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग प्रोफेशनल नहीं है ना, वो लोग प्रोफेशनल है डेफिनेटली। अभी ये कोई बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ बात होती है, ये तो जिक्र नहीं करेंगे ना, तो लेकिन ये कि जग हसाई होती है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस होंगे आकिब जावेद साहब को, लेकिन हम भूल जाते हैं ना, हम अभी याद रखते हैं, हम भूल गए पहले 6 सीजन लाहौर कलंदर के साथ क्या मामला हुए थे, क्या ठीक है ना, तो हम ये नहीं जानते। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम इस वक्त अभी को देख रहे होते हैं। तो आकिब जावेद साहब सॉरी टू से तुरम खान कोच नहीं है, ये आप चलिए आज ये रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। सक्सेस जो होती है वो कंसिस्टेंसी के साथ जानी जाती है कि आप कितने कंसिस्टेंट है। तो सॉरी टू से आई डोंट थिंक सो कि बात लोकल फॉरेन की नहीं है, बात प्रॉपर काबिल कोच की है, प्रॉपर कोच की है। और हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन मुझे कोई इतना दानिशमंदाना फैसला नहीं दिया। अवैस, क्या आप एग्री करेंगे अमर की बात के साथ? क्योंकि कुछ फैसले तो उनकी हक में जाते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से ये फैसला किया जा रहा है कि उनको हेड कोच ही मुकर्रर कर दिया जाए। और डर भी लगता कहते हुए, सच ये ना फोन की खड़क गया अभी थोड़ी देर बाद आकिब भाई का कि खैर आप क्या कर रहे हो, लेकिन सीरियसली मैं एग्री करूंगा अमर की बात से। देखें आकिब जावेद को अगर आकिब भाई की बात करें तो सिवाय एक जो बात उन्होंने की कि अपना विकेट्स को जो उनसे घास हटा दी जाए, स्पिनर ट्रैक बना दिया जाए, आप देखता हूं मैं कैसे परफॉर्म करता है, आपने अच्छी सजेशन दी, एक तुक्का आपका लग गया और वो अच्छी बात है, बहुत राइट टाइम पे आपने जाके उसको डॉट जो सा हिट किया। लेकिन आपको याद हो बैक एंड पे बात ये भी हो रही है कि वो अलीम डार का मशवरा था, वो ऑब्वियसली मैं उस मीटिंग में नहीं था, मुझे नहीं पता कि वो किसका मशवरा था किसका नहीं। आकिब जावेद को बहुत पहले पाकिस्तान ने कोच बना के वो चीज देख ली भी। अगर आपको याद हो पाकिस्तान, अगर मैं गलत नहीं हूं, दुबई स्पोर्ट्स सिटी में था शायद, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान के वो कोच रहे हैं, वो आपका कोई एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। एमर की बात को मैं सेकंड भी करूंगा, अगर आप टेन्योर कोचिंग की अगर आप देखते हो तो मुझे बताएं लाहौर कलंदर ने सिवाय टूर्नामेंट 1-2 टूर्नामेंट जीतने के बावजूद उसके अलावा
आपकी जो टीम है बिल्कुल टेबल के एंड पे रही है, आपकी कॉम्बिनेशन बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, वहां से सक्सेस रेट का आपका पता लगता है। हमारा मसला ये कि हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि बस एक जादू की छड़ी और हमारा जितने मामलात हैं वो ठीक हो जाएं। मैंने आपकी शायद शो में बात की थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर, चले अच्छी बात है कि आपके लड़के वनडे सीरीज जीत गए, खुदा न खास्ता अगर जैसे भी हम बात करें T20 सीरीज आप हार चुके हैं, T20 सीरीज अगर खुदा न खास्ता आज भी आप T20 सीरीज हारते हैं तो किसी ने बैठ के टीवी पे क्या आकिब जावेद को कुछ कहना है? कोई भी नहीं कहता, क्योंकि याद रखें कप्तान अकेला लड़ाता है टीम को, कप्तान के ऊपर सब नजरें पे रखते हैं, सब पॉइंट आउट कप्तान को करते हैं, कहते हैं कोच क्या कर रहा था, कप्तान क्या कर रहा था, क्योंकि उस वक्त गलती कप्तान की नजर आती है। आपने सबसे बड़ा जो एक मसला क्या क्रिएट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो कोई भी कोच काम नहीं करेगा। अमर की बात बिल्कुल ठीक है, आप एक कोच से इख्तियारात ले लेते हो, उसको कहते हो कि भाई हम बनी बनाई देख देंगे, तुमने सिर्फ बांटनी है, कुछ भी रिजल्ट हो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। और कोच छोड़े, आपने तो जो कप्तान से भी अच्छा अमर, जो इख्तियारात की बात हो रही है, जो वापस लिए गए थे इख्तियारात, तो अगर आकिब जावेद कोच बनते हैं तो क्या ये इख्तियारात दोबारा बहाल होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए बेसिकली तो जो होता है ना कि जो एक सिलेक्शन का हर कंट्री का अपना एक फार्मूला होता है। नॉर्मली क्या होता है कि मेन इख्तियार तो सिलेक्शन कमेटी के पास होता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी, एक दो खिलाड़ियों के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देने की से होती है कप्तान कोच के पास कि ये खिलाड़ी मुझे चाहिए ना, तो ये यूजली होता है। तो मेरा ख्याल है 1 से 2 खिलाड़ियों के ऊपर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लेना चाहिए, बुरी बात नहीं है इसमें, क्योंकि कप्तान का भी कोई कॉन्फिडेंस होता है कुछ खिलाड़ियों पे उसका होता है। तो ये एक म्यूचुअल डिसीजन होता है जिसमें आप कह सकते हैं 90 to 9 बेसिकली उनकी मेन जॉब है, और 5 to 10% जो है वो कप्तान की ओपिनियन होती है। बिल्कुल, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। अवैस, आप बताइएगा कि इस वक्त आज के मैच की बात करते हैं, क्योंकि 1:30 बजे शुरू होने वाला है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। क्या देख रहे हैं, क्या रिजल्ट्स इस बार आएंगे? क्योंकि सेम स्क्वाड के साथ वो दाखिल हो रहे हैं पाकिस्तानी टीम वाले, और जो है सेम जज्बे के साथ ही उतरेंगे। पहले 2 मैचेस हार चुके हैं, सीरीज हार चुके हैं, तो व्हाइट वॉश से बचाने के लिए कुछ कोशिश करेंगे? देखिए ऑब्वियसली आप जब भी अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपके ज़हन में एक चीज़ आती है कि यार एटलीस्ट व्हाइट वॉश से हम बचे हैं। अच्छी बात है, मैंने कहा ना कि आप राइट ट्रैक पे इस वक्त आ चुके हो, टेस्ट भी जीत चुके हो, वनडे सीरीज भी आप जीत चुके हो, T20 के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास अभी टाइम मौजूद था कि आप अपने कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपने 2026 के अंदर जाके T20 वर्ल्ड कप खेलना, तो आपके पास वेल इन टाइम इस वक्त चीजें मौजूद हैं। मसला आपकी बॉलिंग यूनिट का भी मैंने कहा ना कि इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, पिछले मैच के अंदर आपके एग्रेसिव क्रिकेट जरूर ऑस्ट्रेलिया ने खेली है, मसला सारा का सारा आपकी बैटिंग अप्रोच का है। आपको उसके अप्रोच को जो सा खत्म करना पड़ेगा। अगर आप एग्रेसिव अप्रोच से जाओगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस और अहमद नजीब सती हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की क्रिकेट बात कर रहे हैं तो इसी में एक ब्रेकिंग भी शामिल कर लेते हैं। सीरीज तो जनाब नहीं बच सकी है, व्हाइट वॉश से ही बच जाए। पाकिस्तान आज होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया से फिर टकराएगा। T20 सीरीज का आखिरी मैच दोपहर 1 बजे खेला जाना है। पाकिस्तान का तीसरे T20 के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान सामने आया है। मोहम्मद रिजवान आराम करेंगे, टीम की क़यादत सलमान अली आगा कर रहे हैं। फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह जहादात खान को टीम में शामिल कर लिया गया है। बिल्कुल, और इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे यूसुफ अंजुम जो हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ साहब, क्या देख रहे हैं इस वक्त, क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं टीम में? और काफ़ी ये एक अजीब सी सूरत हाल भी हम देख रहे हैं कि कप्तान को रेस्ट करवा दिया गया है। कप्तान इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? के पहले ही अपना मोहम्मद रिजवान ने कहा था कि वो नौजवानों को मौका देना चाहते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान के हाथ से सीधे निकल चुकी है तो आज आखिरी T20 मैच है, इसलिए उन्होंने एक मिसाल कायम करते हुए खुद बाहर बैठने का फैसला किया और अपनी जगह आज हसीबुल्ला विकेटकीपिंग के फराइज अंजाम देंगे। इसके साथ साथ नसीम शाह जो पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर वो भी आज रस्ट करवाएगा। उनकी जगह पर नए नौजवान खिलाड़ी जहादात खान को मौका दिया गया है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त बात है। चले इससे कम से कम हमारे खिलाड़ियों को वहाँ पर खेलने का और वहाँ से सीखने का मौका जरूर मिलेगा, जो एक अच्छी रिवायत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से सामने में आई है। दूसरे खिलाड़ियों में जो प्लेइंग 11 में आज हिस्सा उसमें साहबजादा फरहान, बाबर आजम, हसीबुल्ला खान विकेटकीपर, सलमान अली आगा जिनको बतौर कप्तान इस दफा मौका दिया गया। पहली बार वो कप्तानी के फराइज अंजाम देंगे। उसके साथ साथ इरफान खान न्याजी, अब्बास अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी, जहादात खान, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम इस आज के मैच में हिस्सा लेंगे। सुफियान मुकीम ने पिछला जो मैच खेला था दूसरे उसमें भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। आज भी उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर हैं वो सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ अंजुम, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। जनाब, अब देखना है कि ये जो तब्दीलियां हुई हैं मुस्बत भी साबित होती हैं टीम के लिए या नहीं होती हैं। इसके साथ हम जाएंगे ब्रेक पर।
वेलकम बैक। जैसा कि आपको मालूम है कि कराक्रम हाईवे दुनिया का 8वां अजूबा है और वहां पर हमारे साथी एंकर वकार अहमद मलिक एक खास मिशन पर निकले हुए हैं और वो मिशन है कि आगाही पैदा करना चाहते हैं प्लास्टिक बैग्स के हवाले से वो, और कई चीज़ें साथ साथ एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, हमें आगाह भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि वहाँ क्या क्या कुछ वो अपनी आंखों से देख पा रहे हैं और किस तरह से इस आगाही मुहिम को आगे चला रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और उनका सफ़र कैसे जा रहा है। वकार भाई, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बताइएगा सफर कैसा जा रहा है आपका, कहां तक पहुंचे आप? बहुत शुक्रिया। एक्चुअली आज आपका ये जो सवाल है ये थोड़ा सा इररिलेवेंट इस वाले से हो गया, क्योंकि आपका ये सवाल होता है कि आज आप कहाँ पहुंचे हैं। तो आज का जो सवाल का जो जवाब है वो ये है कि हम कहीं भी नहीं पहुंचे। हमने बिशाम में कैंप किया है और हमने एक पूरा दिन जो है वो रेस्ट की है। उसकी वजह ये थी कि मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन, और आप समझ सकते हैं कि तकरीबन हम उससे पहले कोई 100 से ज़्यादा किलोमीटर्स जो हैं वो करके आ चुके थे। कल हमने एक्चुअली किया था 55 किलोमीटर्स का सफ़र, तो 55 किलोमीटर जो है वो एक ही गो थ्रू। अब फिर हम ऑफकोर्स अब उस साइकिलिस्ट नहीं है, मैं शौकिया तो लाइक चलाता रहता हूँ या 1 साल से चला रहा हूँ, लेकिन जब आप यहाँ पे होते हैं तो फिर बिल्कुल चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल और होती हैं। तो 55 किलोमीटर के बाद बिल्कुल भी जो है अगले दिन साइकिल चलाने की नहीं थी, क्योंकि यहाँ से आगे फिर मुकम्मल तौर पे चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर हमने यहाँ पे एक पूरा दिन जो है वो रेस्ट किया है, बहुत इंजॉय किया है, नींद पूरी की है, और उसके बाद हम दरिया सिंध पर आ चुके हैं। और ये जो दरिया सिंध है इसकी जो बहाव की मौसीकी है, इसके हवाले से कुछ राइटर्स का कहना है, वैसे तो बहाव किसी भी कोई भी दरिया हो उसके बहाव की एक मौसीकी होती है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन दरिया सिंध के जो बहाव की मौसीकी है इस पे बिलखुसूस लोगों ने राइटर्स ने बहुत लिखा है। और दरिया सिंध की जो बहाव की मौसीकी है इसमें मुख्तलिफ आप समझिए कि ट्यून्स हैं या मुख्तलिफ जो हैं इसकी तर्ज है। इस हवाले से देखिए कि यहाँ पे जब हम बिशाम में नीचे उतरते हैं तो यहाँ पे इसके बहाव की ख़ास आवाज़ है, लेकिन अगर आप यही जो दरिया सिंध है अगर आप रायकोट ब्रिज पे देखें तो वहाँ पे क्योंकि वर्टिकल्स हैं दोनों तरफ से दीवारें पहाड़ की, तो उसकी वजह से जो टकराव पैदा होता है तो उसमें एक बड़ी गहरी गूंज पैदा होती है। इसी तरीके से अगर आप स्कर्दू में मुख्तलिफ जगहों पे दरिया सिंध की आवाज़ सुने तो वो बड़ी डिफरेंट, बड़ी और तरह की नजर आएगी। यानी पूरी कराकोरम हाईवे पे दरिया सिंध की जो मौसीकी है इसमें आप समझिए कि मुख्तलिफ नगमे हैं, मुख्तलिफ तर्ज़ें हैं और मुख्तलिफ कंपोजिशंस हैं, और ये मुख्तलिफ कंपोजिशंस जो हैं ये आपको जगह जगह सुनाई देती हैं। बिल्कुल, ये तो है, सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है खूबसूरती। अच्छा वकार साहब, ये बताएं कि जो कराकोरम हाईवे पर सफ़र है ये कितना ज़्यादा मुश्किल है? क्या ये काम सब लोग, क्योंकि आपको देखकर बहुत सारे लोग इम्प्रेस ज़रूर हो रहे हैं और वो भी करना चाहते हैं, तो अगर कोई कराकोरम हाईवे पर बाइसिकल का सफ़र करना चाहे तो क्या मशवरा देंगे आपको? क्या ये जो कराकोरम हाईवे है इस पर बाइसिकल का सफ़र करने से पहले कोई ख़ास किस्म की तरबियत ज़रूरी है? देखिए, वो जो मैं आपको बात कर रहा था कि मैं वहाँ बाईसाइकिल ऑफकोर्स चलाता रहा, मैं चलाता रहा, साथ जो मेरे साथ दोस्त हैं जो मेरे साथ हम सफ़र हैं वो चलाते रहे, और हमारा तकरीबन 1 साल का एक तरबियती मामला था, यानी ट्रेनिंग हम करते रहे। और वो ट्रेनिंग इतनी टफ नहीं थी, यानी 100 किलोमीटर मुझे करने होते थे 1 महीने में। तो ठीक है, मतलब मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि 20-30 किलोमीटर्स में एक ही वक्त में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये चीज़ें 1 साल तक जारी रहीं। उसके बाद और फिर वो जो साइकिल थी वो बड़ी नॉर्मल और जो स्टैंडर्ड गियर में चलाता रहा। स्टैंडर्ड गियर में चलाने का मकसद ये होता है ताकि फिर जब आप गियर्स वगैरह शिफ्ट करने तो वो यहाँ आके करते हैं तो फिर आपको ज़रा इजी महसूस होता है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ कि रियलिटी में और जो हम वहाँ पे तख़य्युल में होता है कि कैसे होगा, उसमें बहुत फ़र्क है। मुझे लगता था कि 20-30 जब हम वहाँ पे कर रहे होते थे बड़े आराम से, तो एक कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा बिल्ट होता था। हमें ये नहीं मालूम था कि वो लाहौर है और वो प्लेन है और मतलब मैदानी इलाका है, चढ़ाई नाम की चीज़ है ही नहीं सिरे से। यहाँ पे जो मामला आता है इसमें ऐसी चढ़ाइयाँ भी हैं जहाँ पे कि बाईसाइकिल का जो सबसे हल्का गियर है उस पर भी आप नहीं चल सकते। उसकी वजह यह है कि स्पीड जो है वो ड्रॉप होके 7-6 पे आ जाती है, और उससे फिर बेहतर है कि आप पैदल चल लें, क्योंकि वो जो स्पीड है वो आपकी 4 आपको दे रही होती है, लेकिन एटलीस्ट आपको उस तरह एक्सर्शन नहीं हो रही होती। सो बहुत सारी जगहों पे आपको ये फैसला करना होता है कि अब ये जो चढ़ाई है ये मैंने पैदल चढ़नी है या ये बाईसाइकिल पे चढ़नी है। तो यहाँ पे जो अभी तक हमने देखा है, मैंने अर्ज़ किया था कि यहाँ पे जब हम आए हैं तो हमें एहसास हुआ कि सैकड़ों दफ़ा कराकोरम हाईवे करने के बाद मोटरसाइकिल पे या गाड़ियों पे हमने कभी भी चढ़ाइयाँ रजिस्टर्ड उस तरह नहीं की थी, उतराइयाँ नहीं की थी। ये जब तक आप बाईसाइकिल पे नहीं आते आपको नहीं पता चलता
कि और बहुत सारी डिसीविंग चढ़ाइयाँ हैं या डिसीविंग उतराई हैं, यानी आपको लगता है कि शायद ये अभी उतराई है या ये सीधी है लेकिन वो चढ़ाई होती है। इसी तरह यानी ये एक बड़ा एक इल्यूजनरी मामला भी है। तो ये जितना भी मामलात हैं, यानी जो बाईसाइकिल वाले, इसमें आपको जो चीज़ें हैं जो सही रजिस्टर्ड होती हैं कि कैसे चढ़ाइयाँ हैं, कैसे उतराइयाँ हैं, और उसके बाद जो रियलिटी है वो बिल्कुल काफ़ी हद तक मुख्तलिफ निकलती है। यानी रियलिटी से मेरी मुराद ये है कि बहुत हद तक आपको जो कुछ आपने सोचा होता है उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ देह है, चैलेंजिंग है, इसमें कतन कोई शक नहीं है, और इससे आगे डेफिनेटली कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग है। लेकिन ठीक है, मेरा मतलब है कि वही जो पेन है, वही जो दर्द है, उसमें एक लज्जत भी है। तो कराकोरम हाईवे है या ये पूरा रीजन है, क्योंकि पिछले 25 साल से वो हो गया है, यानी तजर्बा। तो एक अजनबियत तो है नहीं, एक बड़ी एक शनासाई तो है। तो इस हवाले से ठीक है, मतलब पहाड़ हैं और इनको सिर्फ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने का एक मौका मिला है, और मनाजिर को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिला है, और सबसे ज़्यादा कि लोगों से इंटरेक्शन करने का। गाड़ी पे उस तरह नहीं था, जगह जगह कोई बच्चा हमें कहता है, कोई कहता है, हम रुक जाते हैं, हम बातचीत करते हैं, और बहुत ही अच्छा हमारा जो है इस तरह सफ़र जो है वो जारी रहता है। वकार साहब, बहुत शुक्रिया अपने सफ़र के मुतालिक हमें आगाह करने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि आप जल्द अज जल्द अपनी मंजिल को पहुँचें, और जो आप मकसद साथ लेकर जा रहे हैं, एक नेक मकसद है, उसके हवाले से भी आपको बहुत कामयाबी नसीब हो। आप रखते सफ़र बांधिए, अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ कीजिए। हम जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक। अब बारी है एक और खुशखबरी की। पाकिस्तान के अब्दुल्ला चांडियो ने बैंकॉक में मुनक्किदा कराटे कॉम्बैट किकबैक 3 इवेंट जीत लिया है, और अब्दुल्ला ने तुर्की के महमद सिद्दीक अल्तून को शिकस्त देकर ये शानदार फतह अपने नाम की है। नौजवान पाकिस्तानी कराटे मास्टर हैं, अपनी पहली ही शिरकत में शानदार फुर्ती और महारत का मुजाहरा किया उन्होंने। मुकाबले के दौरान अब्दुल्ला चांडियो ने रिवायती कराटे की तकनीकों को जदीद हिकमत अमली के साथ मिलाकर इवेंट में सबको हैरान कर दिया। तुर्की के जो कराटे मास्टर थे सिद्दीक अल्तून, जो अपनी कुव्वत और जारहाना लड़ाई के अंदाज के लिए जाने जाते हैं, हरीफ को जो चांडियो के हमलों का मुकाबला करना पड़ा, ताकतवर हरकत से उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल्ला चांडियो ने अपने एतमाद को बरकरार रखा, पुरसकून अंदाज में उनके हमले नाकाम बनाए, और मुकाबले के आखिरी लम्हात में अब्दुल्ला चांडियो ने एक फैसला कुन तकनीकी नॉकआउट वार किया, जिससे मुकाबला ड्रामाई अंदाज में खत्म हो गया। जी हाँ, और इस जीत के साथ ही अब्दुल्ला चांडियो ने कराटे कॉम्बैट में 2-0 का रिकॉर्ड बना लिया है। जी, मजीद हम बात उन्हीं से करेंगे। पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले कराटे मास्टर अब्दुल्ला चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा अब्दुल्ला, सबसे पहले तो ये बताइए कि बैंकॉक में ये इवेंट कैसा रहा? जीत जो आपने हासिल की है, हमें तो बड़ा फख्र महसूस होता है जनाब, आपके करियर के लिए कितनी ज़रूरी थी ये जीत? जैसे कि आपको पता है, कराटे कॉम्बैट दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो जिसमें मतलब फाइट करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता, और स्पेशली ब्राइट लाइट्स के नीचे। तो मुझे ऑप्शन मिला फाइट लड़ने का। उन्होंने मुझसे पूछा कि डू यू वांट टू फाइट इन आवर प्रमोशन इन बैंकॉक, फाइट की डेट है ये। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लड़ूंगा। एंड दे गिव मी अ टफ अपोनेंट। माय अपोनेंट वाज हैविंग 47 प्रो फाइट्स, और इसमें उसकी 47 विंस थी, 3 लॉस थी, एंड ही वाज हैविंग एमेच्योर 100 फाइट्स एज वेल। सो मेरा इतना रिकॉर्ड नहीं था, तो मैंने बोला ठीक है, आई विल डू इट। देन मैं अंदर गया, उसने थोड़ा सा मुझे शुरू में तंग किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट। बिल्कुल आपने कर दिखाया है। ये बताइएगा अब्दुल्ला, हमने तो 2-3 मिनट में आपका तारुफ करवाने की कोशिश की है, और आपकी जो फतह थी उसके बारे में बताने की कोशिश की है। आप अपने सफ़र के बारे में बताएं, कितना लंबा सफ़र था, क्या क्या हरीफ, कैसे कैसे हरीफ थे जिनको ज़ेर करना पड़ा, और आप कौन सी ख़ास तकनीक इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ज़ेर कर भी लेते हैं? मैं मतलब मैं अच्छा स्ट्राइकर हूँ, पाकिस्तान का नंबर 1 हूँ अपने वेट क्लास में, और मैं फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ जो पाकिस्तान में भी नेशनल चैंपियन है और यूएई में भी नेशनल चैंपियन है। तो इसी तरीके से मेरी काफ़ी फाइट्स है पाकिस्तान में भी। मैं टॉल हूँ, मतलब मेरी बॉक्सिंग अच्छी है, आई एम अ गुड स्ट्राइकर, सो आई यूज माय स्ट्राइकिंग। माय अपोनेंट वाज यूजिंग थ्रोज, जूडो थ्रोज एंड स्टफ, बट आई लाइक टू स्ट्राइक। लेकिन थोड़ा सा मुझे स्विच ऑन करना पड़ेगा इस गेम में, हल्की सी रेसलिंग की तरफ भी आना पड़ेगा, जूडो की तरफ भी आना पड़ेगा, लेकिन आई विल डू वेल इंशाल्लाह। जबरदस्त, इंशाल्लाह आप जरूर करेंगे, क्योंकि जो हमने देखा ना कि तुर्की के कराटे मास्टर काफ़ी हमें तगड़े भी दिखाई दिए, फुर्तीले भी थे, लेकिन जिस हिकमत अमली से आपने उन्हें ज़ेर किया वो ज़बरदस्त है, जो टेक्निक आपने यूज़ की। अच्छा, अपने बारे में बताएं कि कब से आपको ये शौक पैदा हुआ, प्रोफेशनली कब से लेकर चल रहे हैं इसको साथ साथ? जैसे कि मेरे फादर और मेरे अंकल दोनों फाइटर्स थे,
सो यू नो लाइक मैं अपनी फाइट में अपने फादर की बेल्ट पहना हुआ था, जो मेरी कराटे कॉम्बैट की फाइट हुई थी, ब्लैक बेल्ट में अपने फादर की पहना हुआ था। तो व्हेन आई वाज 4 माय फादर लेफ्ट, तो मैं ट्रेनिंग करता रहा, लोगों ने मुझे बताया कि योर फादर वाज अ ग्रेट फाइटर। तो इसी तरह मैंने कंटिन्यू किया। आई स्टार्ट फाइटिंग ट्रेनिंग व्हेन आई वाज 5 और 6। उसको ट्रेनिंग करते करते आई स्टार्ट फाइटिंग व्हेन आई वाज 13-14 आई स्टार्ट फाइटिंग, और सिंस आई एम डूइंग इट नाउ आई एम 24। राइट और काफ़ी अर्सा आपको जो है वो हो चुका है इस लिहाज से, क्योंकि ट्रेनिंग में तो आपको 1-2 महीने भी अगर मुसलसल और अच्छे तरीके से करते रहें तो आप काबू पा लेते हैं अपनी सलाहियत को बढ़ाने में। अच्छा ये बताइएगा कि कौन से कराटे की टेक्निक है जो आपके दिल के करीब है, बहुत पसंद है आपको? जिस तरह हम जापानी और चाइनीज़ कराटे की टेक्निक्स भी देखते हैं, बड़ी मुख्तलिफ सी टेक्निक्स हैं वो, तो दुनिया में कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा मशहूर है और आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद है? मतलब हर किसी का अलग सी टेक्निक होती है, मतलब कि गेम प्लान होते हैं, मतलब कि आप अपने अपोनेंट को पहले देखते हो, उसके लिए गेम प्लान बनाते हो। हाँ ये अच्छा रेसलर है और इज ही अ गुड किकर और ही पंचेस वेल, उसको काउंटर करना है, तो इस तरह से आप गेम प्लान बनाते हो। तो मेरा गेम प्लान ये था कि मैं लंबा हूँ, टॉल हूँ, मतलब कि मेरी हाइट अच्छी है, मेरी रीच अच्छी है, तो आई विल यूटिलाइज माय रीच एंड आई विल गिव हिम सम हैवी पंचेस एंड किक्स। दैट वाज माय गेम प्लान। एंड और जो काम किया, ब्रोक हिज जॉ, मतलब उसका पूरा जॉ टूट गया था बेचारे का, गॉट 3 फ्रैक्चर्स। ओ बड़े खतरनाक किस्म के आप जो है ना प्लेयर हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आपके फेवरेट कराटे मास्टर कौन है? ऑल्दो आई नो समहाउ आपके आइडियल तो आपके फादर ही होंगे। आपने कहा कि वो उनका ब्लैक बेल्ट आपने पहना हुआ था और उनको देखकर ही आपको शौक हुआ या लोगों ने उनकी तारीफ आपसे की। इसके अलावा आपका आइडियल कौन है? My uncle, मतलब मैं उनकी फाइट देखता हूँ बचपन से। He was a fighter as well, so I'm watching my uncle from a long time as well. You know, like so he was a great fighter. He was number 1 for his time. So उनको number 1 थे, उनको इसी नाम से जाना चाहता था। तो मैं अपने चाचू की फाइट बहुत देखता हूँ। He was a great striker, so he's my idol. स्ट्राइक करते हुए किक बॉक्सिंग में ख़ास तौर पर अपनी टांगों को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है, तो आमतौर पर तो कोई टेबल लग जाए, आपको सोफे का कॉर्नर लग जाए तो चीखें निकल जाती हैं। आप कैसे अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और अपनी टांगों को मजबूत बनाते हैं कि आपने हरीफ का जबड़ा तोड़ दिया? देखिए थोड़ी देर पहले मुझे लगा था टेबल में दर्द तो हुआ था। नहीं मतलब कि यू टू ट्रेन हार्ड, आपकी मतलब सब चीजें मिक्स है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, योर मुay thai ट्रेनिंग, फिर आपको डाइट, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग, यू नो। फिर जब आप मिक्स अप करते हैं, फिर डिपेंड करता है आपके कोच के ऊपर। मैं यहाँ नहीं रहता, मैं यूएई में रहता हूँ, तो दुबई में मैं रहता हूँ, ट्रेनिंग वहाँ करता हूँ। मेरा कोच वर्ल्ड चैंपियन था मुay thai में, सो ही इज अ ग्रेट कोच। सो मतलब आपको सारा मिक्स अप करना पड़ता है, प्रॉपर हर चीज को मतलब साथ लेके चलना पड़ता है। सही। अच्छा ये बताएं कि आप ने बताया कि आप दुबई में रहते हैं, कि पाकिस्तान के लिए आप खेलते हैं। पाकिस्तान में कराटे का फ्यूचर आप क्या देखते हैं, और क्या आपको भी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है? कोई स्पॉन्सर्स वगैरह जो हैं वो आपको मिलते हैं, या उसका मसला आपको भी है, आप अपने ऑन पर ही जाते हैं सब फाइट से पार्टिसिपेट करने? देखिए स्पॉन्सर्स का सीन ये होता है कि मैं एक प्रोफेशनल एथलीट हूँ, मैं एमेच्योर फाइटर नहीं हूँ, सो आई गेट पेड फॉर माय फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग। सो द कंपनी वेयर आई एम फाइटिंग सब कुछ वो पे करती है, एंड आई एम गेटिंग गुड मनी फ्रॉम दैट। गवर्नमेंट की सपोर्ट की बात है, या गवर्नमेंट सपोर्ट्स मी बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड पाकिस्तान में टैलेंट की बात है, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मतलब मैंने अच्छे फाइटर्स देखे हैं जो भी छोटे हैं उम्र में है, लेकिन आगे अच्छे आ रहे हैं इंशाल्लाह हम सबसे। बल्कि मुझे तो ये है कि मुझसे भी बेहतर फाइटर्स पाकिस्तान से निकले हैं, तो इंशाल्लाह ये दिन आएगा और पाकिस्तान से बेहतर फाइटर निकलेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो ये बताएं कौन कौन से इवेंट में आप पहले से हिस्सा ले चुके हैं और कितने एजाज अपने नाम कर चुके हैं, और आगे कौन से इवेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं? तो अभी जैसे कि मैं यूएम लड़ चुका हूँ दुबई में और सऊदी में, तो अभी मेरा प्लान है स्टिक टू कराटे कॉम्बैट बिकॉज आई हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम। तो इन जनवरी 11 आई एम फाइटिंग इन शंघाई इंशाल्लाह। तो दैट्स इट। अभी गया हूँ वेकेशंस पे एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान, देन आई विल गो बैक टू ट्रेनिंग अगेन। जबरदस्त जी। हम आपके फ्यूचर जो आपका टूर्नामेंट है जिसमें आपने पार्टिसिपेट करना है उसके लिए आपको गुड लक विश करेंगे और एक बार फिर से कंग्रेचुलेट करेंगे। इतना बड़ा एजाज आपने अपने नाम कर लिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, जो आपके फैंस हैं या फिर आप जैसा बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरा बस एक ही मसला है, जस्ट ट्रेन हार्ड, दैट्स इट। सबकी लाइफ इजी नहीं होती है, सबने मतलब हर्डल्स देखे होते हैं, मैंने भी देखे हैं। तो आपने हार नहीं मारनी है, आपने ट्रेनिंग करनी है और मेहनत करनी है। जो भी आपका ड्रीम है, गोल है, बस उसको पूरा करें, एंड आई नो लाइक यू कैन डू इट।
जबरदस्त मैसेज आपने दिया है भाई, और थैंक यू सो मच अब्दुल्ला चांडियो, आपने हम एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया और जिस तरीके से आप लोग आ रहे हैं और चाह रहे हैं, हम तो बस देखते रह जाते हैं। एक्सप्रेसो अपने प्लेटफॉर्म से ज़रूर यही कोशिश करता है कि इस तरह के जो सितारे हैं, जो हमारा टैलेंट है, जो हमारे हीरोज़ हैं, उनको हम सामने लेकर आएँ और उनको सपोर्ट उस तरीके से किया जाए जो वो डिज़र्व करते हैं। इसके साथ ही हम जाएंगे एक्सप्रेसो में छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुश आमदीद। सोशल मीडिया पर अक्सर आपको बड़े हार्ट वार्मिंग किस्म के क्लिप्स देखने को मिलते हैं, वीडियोस ऐसी जिनको देखकर आपको भी खुशी होती है और एहसास होता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। शोहरा आफाक पाकिस्तानी लोक गुलकार अताला ईसा खेलवी से पाकिस्तानी नजाद अमरीकी पंजाबी रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर बोहेमिया ने लंदन में मुलाकात की और उस मुलाकात का हाल आप अभी भी हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं और कल सारा दिन ये क्लिप्स चलते रहे हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर हम बोहेमिया को देख रहे हैं कि लंदन में जो उनकी मुलाकात हुई है उनमें बेपनाह अकीदत का इजहार किया है उन्होंने, और पंजाबी रैपर अताउल्ला ईसा खेलवी साहब के कदमों में बैठे रहे, उनके पैरों में बैठकर उनकी गुलकारी सुनते रहे, गले लगकर उनको प्यार भी करते रहे और इस दौरान अताउल्ला ईसा खेलवी ने उन्हें मशहूर गीत कमीज तेरी काली भी सुनाया। जी हाँ, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी अफराद महसूस हुए। लेकिन ये जो विजुअल्स हैं जिस तरह से लेने का हार्ट वार्मिंग किस्म के होते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि जब अताउल्ला ईसा खेलवी साहब उन्हें सुना रहे हैं ये अपना जो मशहूर ज़माना गीत है कमीज तेरी काली, तो हम देख सकते हैं कि बोहेमिया की जो आंखें में पानी आ गया है और वो अब दीदा हो गए हैं और उनके साथ बैठे हैं और इंतहाई अकीदत का इज़हार उस तरीके से कर रहे हैं जो एक लेजेंड को, लिविंग लेजेंड को जो है जिस तरीके से उनके साथ किया जाना चाहिए। और ये बड़े खूबसूरत से विजुअल्स से, बहुत कम इस तरह के विजुअल्स जो हैं वो सामने आते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अभी जो छोटी सी ये मुलाकात है नहीं, आपको दिखा भी देते हैं और ये जो उन्होंने गाना पेश किया है उनके लिए वो भी आपको सुनवाते हैं। देखा आपने, ऐसे मनासिर देखकर दिल में दोनों अशखास की इज्जत पैदा होती है। एक तो लेजेंड हैं, दूसरे बोहेमिया हैं। जितनी इज्जत उनकी पहले लोग करते थे, ये देखकर मजीद शायद और बढ़ गई होगी इज्जत। मेरे दिल में तो उनकी और इज्जत बढ़ गई। एग्जैक्टली। इसी के साथ ही जी हमें दीजिए इजाजत, आपसे हम मुलाकात करेंगे कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।